Good evening, students. Beta, I hope you all are fit and fine. And now I am going to start your next chapter in bio, that is your how do organism reproduce. So this one is your first lecture. How do organisms reproduce? Okay, means ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो कैसे शो करते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन होता है. हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. ओके बेटा, सो दिस वन इज फर्स्ट लेक्चर बेटा. ठीक है, सो टुडे आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू इंट्रोडक्शन ऑफ द होल चैप्टर. ओके, सो before starting this particular chapter beta, you must know about what is reproduction. This term should be clear in your mind कि reproduction क्या है, reproduction का मतलब क्या है. ओके, तो देखो बेटा, री मतलब अगेन. री वर्ड का मतलब क्या होता है? अगेन. ठीक है, री वर्ड का मतलब क्या होता है? अगेन. अगेन. एंड प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रोड्यूस का मतलब टू जनरेट, है ना. प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? टू जनरेट. आई बात समझ में? ठीक है, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जनरेट कर रहा है. क्या जनरेट कर रहा है? अपने जैसे दूसरे और नए लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है. आई बात समझ में? ठीक है ना. तो बेटा, हाउ विल यू डिफाइन रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे? इट इज अ प्रोसेस बाय विच, ओके, एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बाय विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसेस या प्रोड्यूस new organisms. Living organism produce new organisms from new organisms. ठीक है, और अगर आपको डिफाइन करना हो तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एग्जिस्टिंग वन. ओके, ऐसे भी लिख सकते हो. इट इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिजम्स. आप ऐसा भी लिख सकते हो. ऑफ देयर ओन काइंड, ठीक है, अपने जैसे भी प्रोड्यूस करते हैं. और कुछ ऐसे प्रोसेस है जहां पे बेटा आप ये देखोगे कि अपने जैसे तो प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली खुद के जैसे नहीं होते. ठीक है, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे. तो एक और डेफिनेशन अगर आपको डालनी हो, यहाँ पे लिखनी हो, ठीक है ना. रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस. Reproduction is a process through which new organisms are produced, from the existing one. Existing one का मतलब क्या होता है बेटा? पहले से एग्जिस्ट करने वाले, यानी कि पेरेंट्स का होना जरूरी है. अगर पेरेंट्स नहीं होंगे तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होगा. आई बात समझ में? ठीक है, तो एक बार मैं साइड हो रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो. ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. पूरा का पूरा एक क्वेश्चन को उसका आंसर जानने के लिए हमें एक फ्लो में पढ़ना पड़ेगा. ठीक है ना, इसको मैं आगे डिस्कस करती हूँ हमारा फ्लो क्या रहेगा चैप्टर में. लेकिन मुझे ये बताओ कि रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि सिग्निफिकेंस क्या है. क्या एक इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करता है या कोई और रीजन है? ठीक है ना, तो इसको देखते हैं बेटा. क्लास में होते तो मैं भी शायद आप आंसर करते, आप अभी भी आंसर कर सकते हो. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और द सिग्निफिकेंस. ओके, इम्पोर्टेंस या आप कह सकते हो सिग्निफिकेंस
ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन का क्या यूज है, रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, क्या प्रोसेस है, ठीक है ना, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मुझे ये बताओ, क्या ये एक बेसिक या फंडामेंटल लाइफ प्रोसेस है? बेटा, किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग, इसके लिए हमने लाइफ प्रोसेस में कुछ क्या किए थे, कुछ फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेस पढ़े थे, जहां पे रिप्रोडक्शन भी आपने पढ़ा था। ठीक है, नाउ लेट मी नो an organism which is not reproducing, either that particular organism is able to survive without reproduction or not। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे ये बताओ क्या वो सरवाइव कर सकता है बिना रिप्रोडक्शन के? बिल्कुल सरवाइव कर सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। रिप्रोडक्शन का मेन रोल कहाँ होता है? देखो, रिप्रोडक्शन जो है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, नो डाउट सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, बट कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ बनी रहे इसके लिए। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो देखो, इसकी फर्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज रिक्वायर्ड फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन लाइफ कंटिन्यू रहे इसके लिए जरूरी है। कैसे? मान लो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जब डेथ हो जाएगी, ऑब्वियसली उसकी डेथ के बाद अब क्या होगा? अगर उसका कोई और ऑर्गेनिज्म है तो वो रेस चलती रहेगी, लेकिन अगर वो क्या हो गया, पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने रिप्रोडक्शन शो नहीं किया, मान लो जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर 4 इंसान है या 4 कोई भी ऑर्गेनिज्म, 4 जानवर लगा लो, चाहे 4 पेड़ लगा लो, और उन्होंने रिप्रोडक्शन शो नहीं किया, तो उनकी अपनी एक क्या है, लाइफ स्पेन है, और उस लाइफ स्पेन में वो क्या करेंगे, अपनी लाइफ स्पेन सर्वाइव करेंगे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। उनकी डेथ के साथ उनका सारा का सारा सब कुछ पार्ट उनका ओवर हो जाएगा। लेकिन मान लो वो चारों ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे मर गए, अब तो वो पर्टिकुलर एरिया खाली हो जाएगा, लाइफ कंप्लीटली खत्म हो जाएगी, है ना। वही मैं बता रही हूँ कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ कंटिन्यू नहीं रहती। ठीक है, मान लो आप किसी एक घर में 2 इंडिविजुअल है और कोई दोनों में से कोई रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, तो कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाएगी और उस घर के अंदर अब क्या हो जाएगा, इंसान नाम की कोई चीज नहीं होगी। या कोई एनिमल लगा लो आप, कोई एक स्पीसीज, मान लो जैसे हमारे पास 4 टाइगर है, 4 व्हाइट टाइगर है और वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते किसी वजह से, वो इनफर्टाइल है, तो उनकी डेथ के बाद क्या होगा, वो सारा का सारा जीन पूरा का पूरा उनका जेनेटिक मेकअप हमेशा के लिए खत्म होगा। ठीक है ना, उसके बाद कभी जो है आप ऐसे टाइगर अपने आप से प्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। आई बात समझ में? तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर जेनेटिक मटेरियल नहीं गया, अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन नहीं आई, तो ऑब्वियसली लाइफ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ रिप्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा देखो बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जहां तक बात है, वहां पे फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होता है, मेल और फीमेल गेमीट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, नए कॉम्बिनेशंस आते हैं, रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है जब गेमीट्स बनते हैं। मियोसिस एक प्रोसेस होता है जिससे गेमीट्स बनते हैं। ठीक है ना, आगे आप हायर क्लास में पढ़ोगे 11th सेक्शन में, सेल साइकिल के अंदर मियोसिस, माइटोसिस, ऐसे कुछ सेल डिवीजन के टाइप होते हैं। तो देखो, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हर बार क्या हो रहा है, नए कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, और वो जो नए कॉम्बिनेशन है ना बेटा, इसी चैप्टर के अंदर, इससे नेक्स्ट चैप्टर एक हेरिडिटी और वेरिएशन वाला चैप्टर है। ठीक है, वहां पे आपको समझाएंगे कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो नए कॉम्बिनेशन आते हैं। अब जनरली नेचर उस कॉम्बिनेशन को अडेप्ट करते हैं जो उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब उसके एनवायरमेंट में जो सूटेबल है। जैसे देखो, मान लो किसी जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो जो नया कॉम्बिनेशन आएगा
ठीक है। उस नए कॉम्बिनेशन में नो डाउट बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं, लेकिन ओनली दैट वन विल बी सिलेक्टेड विच इज बेस्ट फॉर दैट इंडिविजुअल इन पर्टिकुलर एनवायरमेंट इन विच द ऑर्गेनिज्म इज सर्वाइविंग। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, जैसे मान आप सभी ने भी देखा है कि जो है अगर कोई साउथ अफ्रीका में रह रहा है तो उसकी बॉडी उसके लिए अडेप्टेड है, उस एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेड है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिप्रोडक्शन से क्या हुआ है, रिप्रोडक्शन से इवोल्यूशन आया है, मतलब चेंजेस आए हैं, और वो चेंजेस अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एनवायरमेंट है। ठीक है, आप सभी ने देखा है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, ठीक है, वो इतने कम पानी में भी क्यों सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसे अडेप्ट हुई। और ये अडेप्ट होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब रिप्रोडक्शन होती है तो क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। आगे हम करेंगे बात बेटा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई खास डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो देखो, जब कॉम्बिनेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स होते हैं तो न्यू कैरेक्टर्स जनरली लाइफ को सरवाइव करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी ऑफ लाइफ जो है वो आपकी बनी रहती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रिप्रोडक्शन किसके लिए जरूरी है, ठीक है ना, फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, sexual reproduction involves recombination of genes, ठीक है, जिसकी वजह, जीन्स क्या होते हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे। फिलहाल के लिए मान लो कैरेक्टर, फिलहाल के लिए आप कैरेक्टर मान सकते हो, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में जीन क्या होते हैं। अब अगर मैं जीन समझाने लग जाऊंगी तो ये चैप्टर रह जाएगा। ठीक है ना। जीन क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, अभी के लिए कैरेक्टर मान लो। तो रिकॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना, विच रिजल्ट्स इनटू वेरिएशंस, जिससे क्या आते हैं, वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं। ठीक है। These variations keeps on accumulating. These variations keeps on accumulating, इकट्ठा होती रहती है, accumulating, and ultimately form new स्पीसीज, जिससे एक नई स्पीसीज बन जाती है। तो नई स्पीसीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी क्या होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। न्यू टाइप की स्पीसीज बनाने में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रोल होता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो वेरिएशंस होती हैं बेटा, जो चेंजेस होते हैं, कहीं वो सर्वाइवल रेट इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो तीसरा पॉइंट आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नीचे जगह है तो मैं नीचे लिखवा देती हूँ आपको, जगह तो नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ लिखवा देते हैं। इसको मिटाना ही पड़ेगा, नहीं तो आप लोग लिखते टाइम पे गड़बड़ कर जाओगे। थर्ड पॉइंट क्या आएगा बेटा, थर्ड पॉइंट वेरिएशंस ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, due to sexual reproduction increases survival rate, increases survival rate। ठीक है। आप सभी भी जानते हो इस बारे में क्या, कि जिसके अंदर जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी, क्वालिटी किस सेंस में बेटा, जितने ज्यादा अलग अलग टाइप के एनवायरमेंट में रहने की एबिलिटी होगी, वो बंदा हर टाइप से क्या कर सकता है, सरवाइव कर सकता है। लेकिन कोई एक टाइप के एनवायरमेंट के लिए स्पेसिफिक है, ऑब्वियसली जैसे ही वो एनवायरमेंट ओवर होगा, खत्म होगा, उस ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाएगी। यानी कि जो वेरिएशंस हैं, जो अलग अलग कैरेक्टर्स का आना है, वो हमारे सर्वाइवल कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा है।
ठीक है, हमारे अंदर ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो हमारे चेंजिंग एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल है, फेवरेबल है, जनरली फेवरेबल है। ऐसा नहीं है कि अनफेवरेबल नहीं आते हैं, बट जनरली वही अडेप्ट किए जाते हैं जो फेवरेबल होते हैं। समझ में आया? ठीक है, तो बेटा दिस इज रिप्रोडक्शन के, दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, अब देखो बेटा, बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, मतलब कि रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में देखो बेटा, ब्रॉडली आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ब्रॉडली यू हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, asexual reproduction, okay, and second type is sexual reproduction, sexual reproduction, okay। आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो तो आई थिंक आपको समझने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी बच्चों, ठीक है ना। देखो asexual, देखो बेटा सेक्सुअल वर्ड जो है इट इज रिलेटेड विद योर सेक्सुअल ऑर्गन, ठीक है। आपके ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं सेक्सुअल ऑर्गन। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, ठीक है ना, तो ह्यूमन बींग्स में बेटा अगर मेल की बात करें तो वहां पे टेस्टिस, फीमेल की बात करें तो ओवरी, है ना। तो आपका पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन्वॉल्व है, एक पर्टिकुलर सिस्टम है रिप्रोडक्शन के लिए, उस सिस्टम को हम सेक्सुअल जो है वर्ड से रिलेट करते हैं। आई बात समझ में? तो देखो अब यहाँ पे एसेक्सुअल लिखा है, यहाँ पे सेक्सुअल लिखा है, क्या मतलब है इसका? एसेक्सुअल यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ही नहीं, और है भी तो वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा स्पेशलाइज्ड है सिर्फ एक रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ डिफरेंसेस करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन देखो बेटा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। आई बात समझ में? ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मदर अलग फादर अलग, ऐसा नहीं कहोगे आप, डायरेक्ट पेरेंट बोलोगे। पेरेंट में मदर फादर जेंडर का कोई रोल नहीं होता, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है, दिस वन इज मोनो पेरेंटल, ठीक है। मोनो पेरेंटल का मतलब क्या होता है? ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है ना। दिस वन इज बाई पेरेंटल। बाई पेरेंटल का मतलब क्या होता है बेटा? बाई पेरेंटल का मतलब होता है 2 पेरेंट्स आर इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द फर्स्ट वन इज मेल एंड अनदर वन इज फीमेल, ठीक है। मेल और फीमेल दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे मोनो पेरेंटल है, ओनली 1 इंडिविजुअल इज रिक्वायर्ड, बट ऐसा नहीं है कि आप जेंडर डिसाइड कर दोगे कि इधर मेल और फीमेल, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो, जब हम यहाँ वर्ड लिख रहे हैं एसेक्सुअल, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किस लिए जरूरी है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक चीज बनाते हैं, एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बनाते हैं जिनको बोलते हैं गेमीट्स। क्या बोलते हैं बेटा? गेमीट्स, ठीक है ना, गेमीट्स बोलते हैं। ध्यान रखना, गेमीट्स क्या है? हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बाई चांस किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आया गैमेट्स क्या होते हैं, हालांकि आपको आना चाहिए, छोटी क्लास में पढ़ाते हैं बेटा, 9th लेवल पे भी पढ़ाते हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में फिर से समझाती हूँ, अभी सिर्फ डेफिनेशन देखो। हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स, हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं बेटा? या तो बोलो गैमीट्स या इनको बोलो जर्म सेल, जर्म सेल, ठीक है ना। आगे बात समझ में, जर्म सेल बोलो या जो है गैमीट्स बोल सकते हो इनको। ये क्या है? हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब ये हैप्लॉइड का मतलब क्या होता है ये मैं डाउट क्लास में समझाऊंगी, क्योंकि आप लोग डाउट क्लास में तो आते नहीं हो, और यहाँ पे अगर मैं आपको हैप्लॉइड, दैट इज बेटा दैट इज नॉट इन योर सिलेबस, आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, बट अच्छे से आपको वहीं एक्सप्लेन करूंगी।
फिलहाल के लिए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इस टाइप के सेल में, ठीक है। और बेसिकली जैसे अगर बात करें मेल की, तो मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म, फीमेल गैमीट क्या होता है, एग। प्लांट्स के रिस्पेक्ट में मेल गैमेट पोलन ग्रेन, ठीक है। एग प्लांट्स में और एनिमल्स में सेम लिख सकते हो, ठीक है ना। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी टाइप का गैमीट नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो गैमीट्स आर नॉट फॉर्म, गैमीट्स आर नॉट फॉर्म। आई बात समझ में, गैमीट्स नहीं बनते यहाँ पे। यहाँ पे गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सिस्टम मत लिखो, ऑर्गन्स, ठीक है। आगे पढ़ेंगे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी कहाँ बनते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा अब जब गैमीट्स ही नहीं बने तो फिर फर्टिलाइजेशन क्या होगा बेटा। गैमीट्स में ये वीडियो एक बार आपका आज का पोर्शन खत्म हो जाता है, मैं गैमीट्स और फर्टिलाइजेशन का छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगी, ठीक है, ताकि कोई भी आपके माइंड में कंफ्यूजन ना हो कि गैमीट्स क्या होते हैं। अब देखो तीसरा, अब जब गैमीट्स ही नहीं बने तो फर्टिलाइजेशन कैसा, कोई फर्टिलाइजेशन, जब मेल स्पर्म नहीं बन रहे, फीमेल एग नहीं बन रहे, तो उनका फ्यूजन कैसे होगा, तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, ठीक है ना। नो फर्टिलाइजेशन, नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ गैमीट्स बनते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन अकर्स, फर्टिलाइजेशन अकर। आई बात समझ में, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा देखो बेटा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ माइटोसिस होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो गैमीट्स बनते हैं ना, ये मियोसिस से बनते हैं, तो यहाँ माइटोसिस मियोसिस दोनों होती है, यहाँ सिर्फ माइटोसिस होती है, ठीक है। इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि ये माइटोसिस मियोसिस क्या है बेटा, आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ठीक है ना। फिलहाल के लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आई थिंक आपको जो है डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट डिफरेंस बेटा, ठीक है, एक डिफरेंस और लिख लो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है ना। फोर्थ डिफरेंस जो है यहीं पे लिखवा दूं, चलो यहीं लिखवा दे, तो बेटा आप मैनेज कर लेना इसको, ठीक है। मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रही हूँ, इतना पार्ट मिटा रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या होता है, देखो एक ही पेरेंट है, तो पेरेंट वैसा ऑफस्प्रिंग, जैसा पेरेंट वैसा न्यू जनरेशन का ऑर्गेनिज्म, ऑफस्प्रिंग बोलते हैं। नए बच्चे को क्या बोलते हैं बायो में, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड, आर प्रोड्यूस्ड। और ऐसे जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं बेटा, एंड नोन एज, क्या बोलते हैं उनको, क्लोन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हो, क्लोन। क्लोन मतलब आप देख के पता नहीं लगा सकते कि पेरेंट कौन से हैं और ऑफस्प्रिंग कौन से हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर, मतलब पूरा का पूरा जेनेटिक मेकअप सेम है, बच्चे का भी और पेरेंट का भी, तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे, ठीक है, कि पेरेंट कौन सा है और ऑफस्प्रिंग कौन सा है। आई बात समझ में, तो जेनेटिकली आइडेंटिकल, बिल्कुल हूबहू पेरेंट्स जैसा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं, जेनेटिकली थोड़े से डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड। देखो यू आर फाइन मिक्सचर ऑफ योर मैटरनल एंड पैटर्नल कैरेक्टर्स, आप अपने मदर और फादर की कैरेक्टर्स का एक फाइन कॉम्बिनेशन हो, और आपके जो भाई बहन है वो भी उन्हीं का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, ठीक है। लेकिन क्या आप बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे हो, क्या आपके भाई बहन हैं वो आपके पेरेंट्स जैसे बिल्कुल हूबहू ऐसे हैं, ऐसा तो नहीं है ना। कुछ कैरेक्टर्स रिजेंबल कर सकते हैं, लेकिन सारे 100% करें वो पॉसिबल नहीं है। वो तो कहाँ पॉसिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रिकॉम्बिनेंट
recombinant offsprings are produced. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, नए करेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, हैविंग सिमिलैरिटी with both parents along with new characters also. नए कैरेक्टर्स भी यहाँ पे आते हैं. ठीक है, तो recombinant offsprings are produced having similarity with both parents along with new characters also. ठीक है, नई कैरेक्टर्स आते हैं. ठीक, तो ये देखो ये कुछ एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे बेटा एग्जाम्पल हम स्पेसिफिक जब पढ़ेंगे तब आपको करवाएंगे. ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है. एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आपको करवा देती हूँ मैं एक बार गेमीट्स क्या होते हैं. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका. अब देखो बच्चों, देखो आपको एक बेसिक नॉलेज दे रही हूँ. ठीक है ना, हमारी वीडियो वहीं पे ओवर हो गई थी, बट एक बेसिक नॉलेज आपके लिए है कि गेमीट्स क्या होते हैं. ठीक है, गेमीट्स क्या होते हैं ये समझ लो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है. अगर रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर आपको समझना है तो गेमीट्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है ना. अब देखो गेमीट्स का मतलब क्या बताया था मैंने, गेमीट्स का मतलब क्या बताया था बेटा, हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल्स. ठीक है, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, जर्म सेल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जर्म सेल्स. ठीक है, अगर बात करें मेल के लिए साइन बेटा यू हैव टू यूज दिस साइन. ओके, और फीमेल के लिए कौन सा साइन यूज करना है आपको, फीमेल के लिए साइन करना है ये यूज. ठीक है ना. मेल में गैमीट क्या होते हैं, मेल गैमीट क्या होता है बेटा, स्पर्म, और फीमेल गैमीट क्या होता है, एग. ठीक है, अब देखो आपने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि गैमीट्स जो हैं वो सभी में नहीं बनते. गैमीट्स सिर्फ उन ऑर्गेनिज्म में बनते हैं जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है ना, जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. आई बात समझ में. ठीक है, ये और मेंशन कर लो बेटा, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ. ठीक है, ये दोनों में सेम है, एग दोनों में सेम है, एग या ओवम भी बोल सकते हो. ठीक है, अब एक बात देखो, यहाँ पे क्या है, ये हैप्लॉइड है. हैप्लॉइड का मतलब एन. अब ये एन क्या है, ठीक है ना, एन क्या है इसको समझो पहले. इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों. ठीक है ना, एन क्या होता है, एन का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब आपकी बॉडी के सेल में, आपकी बॉडी पूरी की पूरी जो बॉडी है वहां पे डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है. जनरली ऑर्गेनिजम्स के अंदर डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है, अब डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी एक सेल के अंदर, किसी एक सेल में 10 क्रोमोसोम्स हैं. ठीक है, किसी एक सेल में 10 क्रोमोसोम है, लेकिन ये 10 क्रोमोसोम अलग अलग नहीं है. ये 10 क्रोमोसोम क्या है बेटा, पेयर की फॉर्म में है. पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम एक जैसे है और वो एक पेयर बना रहा है. तो टोटल पेयर कितने हो गए, 5. ठीक है, तो इसको हम अगर मैं सिंगल की बात करूं तो सिंगल को लेते हैं एन, सिंगल सेट को एन, और यहाँ पे पेयर है यानी कि हर चीज का एक दूसरा पार्ट भी है, यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया, 2 है. तो जब अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसको बोलते हैं एन, यानी कि एक ही सेट आपके पास क्रोमोसोम का. ठीक है ना, और जहाँ पे डबल सेट होते हैं तो दैट इज नोन एज योर डिप्लॉइड. अगर पेयर में है तो उस सेल को क्या बोलोगे, डिप्लॉइड. आपकी बॉडी के सारे सेल बेटा डिप्लॉइड है. ठीक है, कैसे हैं, डिप्लॉइड. लेकिन
कुछ सेल ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन करने से पहले, रिप्रोड्यूस करने से पहले आपकी बॉडी में हैप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और वो जो हैप्लॉइड फॉर्म बनी किसी सेल की आपकी बॉडी में भी कहा, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मेल के अंदर टेस्टिस में, ठीक है ना, मेल की टेस्टिस में और फीमेल की ओवरी में क्या बने, स्पेशल टाइप के सेल बने जो सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए ही बने हैं, और उनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम नॉर्मल सेल से हाफ मिलेगा, मतलब उनके अंदर सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, हाफ ही तो होता है, जब पेयर करते हो, पेयर में अरेंज करते हो तो हाफ ही तो होता है, ठीक है। यू ऑल नो दैट हाफ ऑफ योर जेनेटिक मटेरियल कम फ्रॉम योर मदर एंड हाफ इज फ्रॉम फादर, है ना। तो इसीलिए क्या है, आपके पास दो सेट हैं, ठीक है। हर क्रोमोसोम में एक सेट मदर से आया है, हर सेल के अंदर एक सेट मदर से आया है, एक सेट फादर से आया है। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो ये जो आपका सेट की फॉर्म में क्रोमोसोम, अब देखो ये गैमीट बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। मान लो कोई एक मेल है, ह्यूमन बीइंग की ही बात कर रही हूँ बेटा, ठीक है। कोई एक मेल है, इसमें 46 क्रोमोसोम्स है, 46 यानी कि 23 पेयर, 46 का मतलब क्या है बेटा, 23 पेयर, ठीक है। तो 23 पेयर में है, या आप कह लो टोटल 46 क्रोमोसोम है। ऐसे ही कोई एक फीमेल है, उसकी भी बॉडी के सेल्स क्या है, डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड सेल की बात कर रही हूं मैं, सारे के सारे बॉडी के सेल्स क्या है, डिप्लॉइड है, यानी कि 2n की फॉर्म में है, डबल सेट की फॉर्म में। फीमेल में भी कितने, 46 कह लो या 23 पेयर कह लो। अब मान लो कोई गैमीट नहीं बना, ठीक है, थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि कोई गैमीट बन ही नहीं रहा, डायरेक्ट बॉडी के सेल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ठीक है, आपके डिप्लॉइड सेल रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, इधर से मेल गैमीट, इधर से फीमेल गैमीट, 46 प्लस 46 टोटल कितने हो गए, 46 प्लस 46 6 12, ठीक है, 92 क्रोमोसोम, यानी कि नया जो जाइगोट आएगा उसमें 92 क्रोमोसोम, ठीक है। अब मान लो ये बड़ा होके इसकी भी, सपोज करो ये मेल था, इसकी मैरिज हो गई, ठीक है, इसमें 46 क्रोमोसोम है, दोनों का फ्यूजन हुआ तो फिर 6 2 8 9 और 4 13, 138 सेल हो गए, ठीक है। अब ये भी आगे चल के फिर रिप्रोड्यूस करेगा, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या देख रहे हो आप, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ऐसा होता है रियलिटी में, ऐसा कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता तो सोचो आप पता नहीं कितने जनरेशन बाद आए हो, ठीक है ना, आपका पता नहीं कितने जनरेशन बाद आपका बर्थ हुआ है, तो आपने तो पता नहीं कितने सारे क्रोमोसोम न होते, और हम क्या मान रहे हैं कि सभी में क्रोमोसोम सेम है। अब ये सेम कैसे आते हैं, ये इन गैमीट्स से पता चलता है। देखो, जब हम प्यूबर्टी अटेन करते हैं, कोई भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जब प्यूबर्टी अटेन करता है तो उसके क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, है ना। और गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। यहाँ पे 23 पेयर की बजाय अब क्या लिखोगे, 23 क्रोमोसोम। इधर भी 23 पेयर की बजाय क्या लिखोगे, 23 क्रोमोसोम। अब जब इनका फ्यूजन होगा क्या बना, 46 क्रोमोसोम, ठीक है। मान लो ये मेल है, इसकी मैरिज हो गई, ठीक है, फीमेल से, और अब इस फीमेल में कितने थे, 46 क्रोमोसोम। लेकिन मैरिज हुई है, ऑब्वियसली सेक्सुअली मैच्योर है, प्यूबर्टी अटेन कर चुके हैं, इनमें गैमीट्स बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेल में क्या बने, स्पर्म, तो 23 क्रोमोसोम। इधर से इसके जो एग बन रहे हैं उसमें 23 क्रोमोसोम, फ्यूज करेंगे तो फिर से 46, और ऐसा चलता रहता है, ठीक है। जब आपके गैमीट्स बनते हैं तो उन गैमीट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाकी सेल के रिस्पेक्ट में हाफ हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन मेंटेन रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। आई थिंक बहुत लेंदी हो गया है, ठीक है, 30 मिनट्स पहले ही हो चुकी थी जब मैंने देखा, तो उससे ऊपर ही जा चुका है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर बेटा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप डाउट क्लास में पूछो, ठीक है, क्योंकि अभी बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो चैप्टर समझ में नहीं आएगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।